हम जो अभी बात कर रहे हैं वो प्री स्टार्टअप की है। प्री स्टार्टअप में क्या क्या कवर करना पड़ेगा आपको? एक तो ऑनलाइन ट्रेनिंग कंप्लीट करना पड़ेगा, दूसरा है अच्छे फार्म्स जो हम रिकमेंड करते हैं दिल्ली से मदुरई तक, वो फार्म को विजिट करना पड़ेगा, उनके साथ डिस्कशन करना पड़ेगा। यहाँ तक ये क्यों बता रहा हूँ कि डेयरी फार्मिंग या गौशाला में जाना कि नहीं जाना, ये डिसीजन लेने के पहले जो लोग इसमें 10-20 साल से काम कर रहे हैं उनसे मिलना, अपना डिसीजन करेक्ट है क्या रॉन्ग है, इसको खुद सेल्फ एनालाइज करना, उनको पिछले 5-10 साल में क्या क्या मुसीबतें आई थी, क्या तकलीफ आई थी, उन्होंने उसको कैसे ओवरकम किया, ये हो गई प्री स्टार्टअप की स्टेज। नाउ अभी आप एक स्टेज पे आ गए कि यस, इतना सब समझने के बाद पूरी जिम्मेदारी के साथ आप डेयरी फार्म या गौशाला, कमर्शियल गौशाला करना ही चाहते हैं। आपका निर्णय हो गया, आपके पास खेती है या लेना है, पानी है या कहाँ से मिलेगा, लेबर कहाँ से लाओगे, ये सब आपकी मेंटल स्थिति, आपकी मानसिक स्थिति पूरी हो गई है। अब आपका पूरा शांत चित्त से निर्णय हो गया है कि आप अपने को स्टार्ट करना है। तो जैसा इंजीनियरिंग सेक्टर में, इंक्यूबेशंस में, सब जगहों पे अभी आजकल स्टार्टअप के वर्ड्स सुनाई देते हैं। अब ये स्टार्टअप जो है, स्टार्टअप में ये आपको मैं कुछ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ बताता हूँ। क्या है उसमें, कौन से हफ्ते में, ये प्रोवाइडेड आपका प्री स्टार्टअप स्टेज कंप्लीट हो गया। और दूसरा है कि आप फंडिंग अवेलेबल है आपके पास, आपका बैंक लोन होगा, स्कीम होगी, सब्सिडी होगी, आपके इन्वेस्टर्स रेडी होंगे, ये सब कुछ है आपके पास। अब बस काम चालू करना है, इसको बोलते हैं स्टार्टअप। डिसीजन पक्का हो गया। अब उसमें क्या क्या करना पड़ेगा? पहला है कि हमारे पास 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में कितने जानवर रहेंगे, उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको जो मालूम है वो रोज़ी पिक्चर दिखाता है। कड़वी बात किसी को अच्छी नहीं लगती, मीठा मीठा सबको सुनने को अच्छा लगता है। हर एक प्रोजेक्ट, कभी भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट वो प्रॉफिट में ही दिखाते हैं, क्योंकि उससे आपको एक दिल को बहुत अच्छा लगता है, बहुत पैसा है डेयरी फार्मिंग में, बहुत पैसा है गौशाला में, ये दिखाने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है। आप कुछ प्रोफेशनल लोगों को फ़ोन करो, उनका पैसा दे दो, आधे घंटे में आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देते, साइन सिग्नेचर मार के प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके पास आ जाता। वो आप सबमिट करो, उसमें इतना प्रॉफिट दिखा वाला रहता कि मैनेजर भी बहुत खुशी से प्रोजेक्ट मंजूर कर देता है। सो प्रोजेक्ट रिपोर्ट 2 तरीके का होना चाहिए। 2 तरीके मतलब क्या है? एक पहला तरीका है जो प्रॉपरली साइंड, सिग्नेचर्ड, जो भी उसका फॉर्मेट होगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट का, उस हिसाब से किसी को, इन्वेस्टर को या बैंक को दिखाने वाला प्रोजेक्ट रिपोर्ट। और दूसरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो मैं बनाता हूँ पिछले 32 साल से, वो है नॉन बैंकेबल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अब ये आपको थोड़ा सुनने में अचरज लगेगा कि नॉन बैंकेबल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी क्या है। कहने का मतलब ये है कि हरा चारा, सूखा चारा, दाना, खल्ली, लेबर, इवन जो डेयरी दूध लेते हैं उसका फैट परसेंटेज, SNF परसेंटेज एकदम 1% भी चेंज हो गया, 1% की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपका पूरे साल का फाइनेंशियल हेल्थ बिगड़ जाता है प्रोजेक्ट का। उसको बोलते हैं नॉन बैंकेबल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जो हम दिल्ली में बात करते हैं वो मदुरई में नहीं बता सकते, रायपुर में जो बात करते हैं वो सोलापुर में नहीं बोल सकते, संभाजी नगर में जो बात कर रहे हैं हम उसको गुजरात में नहीं बता सकते, क्योंकि हमारे हर एक प्रांत अलग अलग है, भाषा अलग है, काम करने वाले अलग हैं। अनस्किल्ड मैन पावर का संभालना बहुत ही मुश्किल है,
क्योंकि ये व्यवसाय ऐसा है कि इसमें आपका संबंध अनस्किल्ड लेबर, अकुशल कामगार से आने वाला है। उसको दूध निकालना मालूम है, चारा काटना मालूम है, खाना खिलाना मालूम है, बट उसको ये मालूम नहीं कि ये इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री के हिसाब से अगर डेयरी फार्मिंग, गौशाला चलाना है तो आपका माइंडसेट, आपके ब्लड रिलेटिव जो फार्म संभालने वाला है, आपका मैनेजर सुपरवाइज़र जो फार्म संभालने वाला है, आपके इन्वेस्टर्स जो इसमें पैसा लगाने वाले हैं, जो आपके टीम मेंबर्स जो इसमें आपको हेल्प करने वाले हैं, ये सब लोगों को अनस्किल्ड लेबर के साथ काम करना है। ये पहले ध्यान में रखो। ये मशीन से होने वाला काम नहीं है। ठीक है, आप दूध निकालने वाला मशीन लेंगे, आप गोबर उठाने वाला मशीन लेंगे, आप साइलेज बनाने वाला मशीन लेंगे, बट जहाँ पे रॉ मटेरियल की कॉस्ट चेंज होती है वहाँ पे आपके प्रॉफिट के ऊपर असर पड़ता है। सो फर्स्ट इज नॉन बैंकेबल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये आपको बाहर कोई नहीं बोलेगा, मैं ही बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको 5 से 6 घंटे लगते हमारे साथ सामने सामने बैठकर। क्या क्या रिस्क फैक्टर्स है। आप जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, शेयर्स में पैसा लगाते हैं, तो उसके नीचे एक लिखा हुआ होता है सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस विथ ऑल रिस्क फैक्टर्स। हम ये टर्म्स एंड कंडीशंस, रिस्क फैक्टर्स पूरा आपको 6-7 घंटे में बताते हैं। ये आपकी पहली स्टेज हो गई। एक्चुअली ये स्टेज आप स्टार्टअप में भी कवर कर सकते हैं। नाउ आपने तय कर लिया कि आपको 200 गाय का फार्म करना है, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ मैं। फिर उसके लिए चारे के लिए ज़मीन कितनी लगेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा खर्चा किसके ऊपर खर्चा हो रहा है, चारे के ऊपर। तो आपको कितने एकड़ में, 1 एकड़ में कितने गाय भैंस आप संभाल पाते हैं, इसका एक एवरेज आना चाहिए। या फिर आपको ज़मीन खरीदना है, लीज पे लेना है, तो आपको एक राउंड फिगर, अप्रॉक्सीमेट फिगर मालूम होना चाहिए कि हमको यानी आपको कितनी ज़मीन की आवश्यकता होगी, एक्सपांशन चांसेस क्या है। ये हो गया आपकी फर्स्ट स्टेज। पहला हो गया प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसको संभाल के रखिए जो आपको सबमिट करना है। दूसरा संभाल के रखिए मेरे साथ में, वो 5 साल कम से कम आपने और हमने मिलकर टीम एडवाइज़र यानी हम आपके टीम मेंबर रहेंगे। इतनी टीम वर्क के साथ वो काम करना है। ऐसा 1-2 साल में ये प्रोजेक्ट बहुत सपने दिखाएगा, रोजी पिक्चर, ऐसा नहीं है। हर एक बैंक आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में 5 साल पकड़ती है। आपका खुद का भी पैसा लगाओगे तो भी आप इसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में 5 साल पकड़िए। ठीक है। सेकंड बात करते हैं चारा, फॉडर। आपके पास पानी कितना है, जानवर कितने रहेंगे, 1 साल में कितने, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल। ये जानवरों की बढ़ती हुई संख्या के अनुसार चारे की बुआई करना पड़ता है। अभी फॉर एग्जांपल मराठवाड़ा में हर 4 साल को अकाल जैसी स्थिति आती है। आपके गंगा नदी के किनारे क्या स्थिति है, हरियाणा हिमाचल में क्या होगा, गुजरात बॉर्डर पे कैसी स्थिति है, केरला, हमारा तमिलनाडु, मद्रास, चेन्नई, बेंगलोर में तो आदमी को पीने को पानी नहीं मिल रहा है अभी। आप कल का गूगल न्यूज़ देखो। तो फिर आप जानवर के लिए कहाँ से पानी कहाँ से लाओगे बुआई के लिए। तो आपको डैमेज कंट्रोल मोड जो रहता है फॉडर का, चारे का, वो भी देखना पड़ेगा। हम बार बार आपको बता रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट डेयरी एंटरप्राइज एंड टेक्नो कमर्शियल गौशाला मैनेजमेंट के आधार पर ही चलना चाहिए। हो गया। अब बात करते हैं शेड में कंस्ट्रक्शन, या फिर मैं थोड़ा बीच में ही आपको टोकता हूँ। हर एक इंडस्ट्री में 2 चीज़ें होती है, एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो आपने चारे के लिए खर्चा किया वो आपका कैपेक्स हो गया। ऑपरेशनल कॉस्ट के लिए मैं बाद में बोलूँगा। ये जो कैपेक्स है, ये कैपेक्स में सबसे बड़ी गलती कहाँ पे हो रही है, पिछले 8 साल का मैं मेरा अनुभव बता रहा हूँ। शेड कंस्ट्रक्शन में पैसा बहुत खर्चा होता है, बहुत खर्चा कर रहे लोग। क्यों करते हैं मुझे मालूम नहीं, इतनी ज़रूरत भी नहीं है। गाय ने आपको फ्रीज नहीं मांगा,
एसी नहीं मांगा, कलर टीवी नहीं मांगा। गाय को क्या चाहिए? प्रॉपर वेंटिलेशन चाहिए, लाइट चाहिए, जुगाली के लिए जगह चाहिए। हम उसकी ज़रूरतों को ध्यान नहीं रखते हुए, गौशाला में मैंने टाइल्स देखा है, क्या ज़रूरत है टाइल्स बिठाने की? वाई यू आर स्पेंडिंग योर कैपिटल एक्सपेंडिचर इन दैट वे? गलत चीज़ों के ऊपर आप पैसा खर्च करोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर में, बाद में पछताओगे। मैं कम से कम 9 से 10 राज्यों में घूम चुका हूँ, मुझे डाउन टू अर्थ सिचुएशन मालूम है। तो कहने का मतलब ये है कि कैपेक्स में आप शेड कंस्ट्रक्शन के ऊपर जितनी ज़रूरत है उतना ही खर्चा लगाइए। गाय की बेसिक ज़रूरत को समझ लीजिए। शेड कंस्ट्रक्शन में आपके 3 हफ्ते से 5 हफ्ते जा सकते हैं, राइट। उसके बाद में आपका अभी फॉडर कल्टीवेशन में 3 हफ्ते गए, शेड कंस्ट्रक्शन में 5 हफ्ते गए, अभी कितने हो गए? 8 हफ्ते आपके हो गए, राइट। यहाँ तक आ गए आप। 90वें हफ्ते में आप मार्केट स्टडी एंड कॉम्पिटिटर एनालिसिस कर रहे हैं। जैसा आप डेयरी फार्म या गौशाला डाल रहे हैं, वैसा और भी कोई लोग डाल सकते हैं। इंडस्ट्री किसी के लिए रुकती नहीं, कस्टमर किसी के लिए रुकता नहीं। सो टेक इन टू माइंड, यू आर नॉट द, आप अकेले आदमी नहीं है जो डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं। हमारे पास हर 4 दिन को एक फ़ोन आता है, खास करके जो राज्य में सब्सिडी चल रही है वहाँ के तो ज़्यादा फ़ोन आते हैं। हमको समझने की भी ज़रूरत नहीं, हम इतना आसानी से अभी आइडेंटिफाई कर लेते कि जहाँ से, जो राज्य से ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ सब्सिडी चल रही है। कहने का मतलब ये है कि मार्केट का स्टडी करो। मिल्क बेचोगे, मिल्क प्रोडक्ट्स बेचोगे, ये यहाँ तक डेयरी फार्मिंग ठीक है। जब गाय दूध में नहीं रहेगी, साल में 2 बार तो नहीं, 2 दिन तो 2 महीने तो नहीं रहेगी ना, कम से कम 3 महीने का उसको रेस्ट चाहिए। ये 3 महीने में हर रोज़ उसके ऊपर जो खर्चा होने वाला है वो कहाँ से आएगा? तो व्हाट इज इकोनॉमिक्स ऑफ अदर देन मिल्क, इसको बोलते हैं मार्केट स्टडी एंड कॉम्पिटिटर एनालिसिस। आप कौन से प्रोडक्ट लेके मार्केट में आने वाला है। उसके बाद मोबाइल ऐप, आप सिनेमा का टिकट निकालते हो, फ्लाइट का टिकट निकालते हो, ट्रेन का, वंदे भारत का निकालते हो, सबके लिए आपके पास ये मोबाइल ऐप है। गाय भैंस डेयरी फार्मिंग गौशाला, इसमें मोबाइल ऐप का इस्तेमाल अतिशय आवश्यक है और वो आपके स्टाफ को मालूम होना चाहिए कैसे यूज़ करना है। हर एक चीज़ आप करना चाहते हो तो भी मत करो, आप में पोटेंशियल है तो भी मत करो। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करो, इससे आपका काम बढ़ते जाए। तो मोबाइल ऐप, अगर आपका बड़ा कारोबार है तो आप सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हो। ये गाय भैंस आने से पहले होना चाहिए। लोग पहले गाय भैंस लेते हैं, बाद में परेशान हो जाते हैं, राइट। यहाँ तक समझ गए आप स्टार्टअप की फेजेस। 70% तक जितना मेरा अनुभव है, अगर आप पशु आयुर्वेद, पशु होम्योपैथी का इस्तेमाल करोगे, गाय बीमार कम पड़ेगी। अगर बीमार गिर गई तो जल्दी दुरुस्त हो जाएगी, आपका मेडिसिन का खर्चा कम होगा, आपका दूध का नुकसान कम होगा। इसके लिए आपको प्रॉपर सेट किट बोलते हैं अपन, आयुर्वेद और होम्योपैथी किट, और उसका ट्रेनिंग आपके स्टाफ को वो होना बहुत ही ज़रूरी है। अब लोगों को मैंने बहुत बार बोला है कि ऐसा जेब में पैसे आए बोल के गाय का फार्मिंग मत करो। फिर भी लोग जाते हैं, 6 गाय का, 9 गाय का, भैंस का ट्रक बुक करते हैं, लेके आते हैं, और बाद में फिर फायर फाइटिंग अप्रोच शुरू होता है। फायर फाइटिंग यानी क्या? ये प्रॉब्लम आया, मैं क्या करूं, वो प्रॉब्लम आया, मैं क्या करूं। फिर अपने को एक आदत लग गई है 1.5 GB डाटा रोज़ ख़त्म करने की। उसमें जो बताने वाला है वो जिम्मेदारी तो नहीं लेगा। इसलिए प्रॉपर आदमी के ऊपर भरोसा रख के आयुर्वेद होम्योपैथी का किट बना के आपके गोडाउन में या आपके डेयरी फार्म के अंदर, गौशाला के अंदर, वो लेबर को समझेगी इस भाषा में रेडी होना आवश्यक है। ये किट हो गए। बाद में जो जो लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ है,
22 लिस्ट है, 22 प्रोडक्ट ऐसे है या सर्विसेज ऐसे है जो डेयरी फार्म चालू करने से पहले, गौशाला चालू करने से पहले आपके पास रेडी होना चाहिए। अभी वो मैं नहीं बताऊंगा, जब आप हमारे पास कस्टमर बोल के आएंगे उस टाइम पे हम आपको बताएंगे। तो ये 22 सर्विसेज क्या है जो बाद में आपको परेशान कर सकते हैं, हम वो पूरे 22 सर्विसेज अंडर वन रूफ, एक ही छत के नीचे आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये स्टार्टअप फेज़ हो गया। इसमें दूसरा और एक धोखा आपको बता रहा हूँ, भारत में गाय भैंस की खरीदी में बहुत धोखा होता है, क्योंकि डाटा नहीं है। डाटा नहीं है तो मदर फादर मालूम नहीं, पेडिग्री मालूम नहीं, ख़ानदान मालूम नहीं, इसके माँ बाप कौन थे मालूम नहीं, इसको कितनी बच्चे हो गई थी, उसने कितना दूध दिया, पेरेंटल डिस्क्रिमिनेशन क्या है, डीएनए टेस्टिंग कहाँ पे करना पड़ेगा, ये बिना पूछे, बिना जानकारी तो कोई देता भी नहीं। अगर कोई देते होंगे तो अपन उनके पास पहुंचना चाहिए और ये जानकारी लेकर हमने गाय भैंस की परचेसिंग करना चाहिए। ये ना होने की वजह से 90% गाय की भैंस की खरीदी में, परचेसिंग में धोखा होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में आप दूसरा धोखा खा गए परचेसिंग में। यहाँ पे आके आपका मूड चले जाता है डेयरी फार्मिंग को। सही में बोल रहा हूँ मैं, मेरे पास कई सारे लोगों के फ़ोन हैं जो मैं पिछले 8 साल से देख रहा हूँ, और इसका थ्योरेटिकल नॉलेज पिछले 24 साल से, टोटल 32 साल हो गए मुझे इसमें। ये जानकारी बिना लिए आप जब इसमें उतरते हो, कैपेक्स, ऑपरेशनल कॉस्ट, ये लाइन ऑफ डिमार्केशन पहले फिक्स करो। प्री स्टार्टअप समझ लो, स्टार्टअप समझ लो। अब ये स्टार्टअप में हम ये चीज़ पे आ गए कि हमको जो करना है, क्यों करना है, कब करना है, कितने दिन में करना है, कैसे करना है, ये पूरा ऑन पेपर एक्सेल शीट में एक्टिविटी चार्ट आना ज़रूरी है। और ये जब आएगा तब आपके पजल्स भी कम होंगे, ट्रबल्स भी कम होंगे, आपकी परेशानी कम होगी, आपकी क्लैरिटी बढ़ती जाएगी, और आपको हर एक चीज़ के लिए कौन कौन सी आवश्यकता है, कौन सा मेंटर चाहिए, क्या चीज़ चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, सर्विसेज क्या चाहिए, ये आपकी क्लैरिटी स्टार्टअप फेज़ में बढ़ती जाती है। वैसे तो हम अंडर वन रूफ सब अरेंज करके देते हैं। हमारे पास अजोला का भी एक्सपर्ट है, गो आधारित खेती का एक्सपर्ट है, मिल्किंग मशीन का एक्सपर्ट है, हमारे पास आयुर्वेद कंपनी के एक्सपर्ट्स हैं, हमारे पास होम्योपैथी के एक्सपर्ट्स हैं, हम गोबर उठाने वाली मशीन भी आपको बताते हैं। ये सब सर्विसेज हमने ऑर्गेनाइज करके इसलिए रखी है ताकि आप जब डेयरी फार्म या गौशाला चालू करते हो उस टाइम पे आपको तकलीफ ना हो। क्योंकि आप जब तकलीफ में रहोगे तो वो गाय सुखी नहीं रहेगी, और गाय सुखी नहीं रहेगी तो आपको सुखी नहीं रहने देगी। मैंने आपको कोशिश किया है प्री स्टार्टअप और स्टार्टअप बताने के लिए। हो सकता है इससे आपको कुछ फ़ायदा होगा, मुझे तो कॉन्फिडेंस है। अगर आपको इसके बारे में और कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए, प्लीज़ आप हमारा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम नंबर, मेल आईडी हमारी वेबसाइट एंड में दी हुई है, आप उसके ऊपर पूरा जानकारी लेकर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर प्रशांत योगी, पुणे, महाराष्ट्र, भारत।